माँ की लाल मखमली साड़ी। बहुत समय पहले की बात है, गोकुलपुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां मोनिका अपनी माँ श्वेता के साथ रहती थी। कई सालों पहले श्वेता के पति का कार एक्सीडेंट हो जाने के कारण श्वेता एक विधवा औरत बनकर रह गई थी, जिसके बाद श्वेता घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी और वहां से फ्री होने के बाद घर के पास बूटी की दुकान में देर रात बैठकर काम करती और इस तरह अपना घर चलाती है। श्वेता अपनी बेटी मोनिका को बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई करवाना चाहती थी, जिसके कारण वो अपनी बेटी मोनिका को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। श्वेता रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी मोनिका के लिए पाई पाई इकट्ठा करती है और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने का फैसला करती है और उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा देती है। मोनिका पढ़ने में बहुत होशियार होती है और वो अपनी कक्षा में हर बार टॉप करती है और इस बार वो अच्छे स्कूल में 11वीं में कॉमर्स की पढ़ाई के लिए दाखिला लेती है और खूब लगन के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ रात दिन मेहनत करके उसके लिए पाई पाई इकट्ठी कर रही है और उसे अच्छे स्कूल में 11वीं और 12वीं करवाना चाहती है। इस गरीबी में मैं अपनी बेटी पर एक भी आंच नहीं आने दे सकती और तुम्हें मैं सीए बनाना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी में लड़कियों को घर के कामकाज करती देखती आई हूँ। बेटा, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाऊं या फिर उसे सीए बनाऊं, और मैं चाहती हूँ कि अब जब तुमने कॉमर्स ले ही ली है तो तुम सीए बनो और मेरा नाम रोशन करो। जी माँ, जरूर, मैं बहुत मेहनत करूंगी और पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करूंगी। श्वेता अपनी बेटी मोनिका को अपने जीवन के बारे में बताती है और मोनिका अपनी माँ से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाने की बातें करती है। इस तरह मोनिका अगले दिन स्कूल जाती है और फिर स्कूल पहुंचकर देखती है कि बाकी सभी लड़कियां 11वीं कक्षा में आने के बाद सभी अपने अपने स्किल्स पर काम कर रही होती है। कोई पार्लर का कोर्स कर रही होती है, तो कोई होम साइंस ले रही होती है, तो कोई कुछ और ये सब देखकर मोनिका कंफ्यूज हो जाती है। अपनी माँ को तो मैंने प्रॉमिस कर दिया, लेकिन मैं कैसे इतनी मुश्किल पढ़ाई कर पाऊंगी? मेरे साथ तो कोई बच्चा भी नहीं जो मेरी मदद करा सके। क्या पता मैं कॉमर्स लेकर फंस ना जाऊं, परंतु माँ का सपना मैं जरूर पूरा करूंगी। मोनिका मन ही मन ये सब सोच रही होती है कि तभी क्लास में बच्चे डिवाइड होने लगते हैं और जिसे जो भी सब्जेक्ट लेना होता है वो उस क्लास में जाकर बैठ जाता है। मोनिका कॉमर्स वाली क्लास में जाकर बैठ जाती है और इस तरह मोनिका खूब पढ़ाई करती है। लेकिन साल के आखिरी पेपरों में मोनिका अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाती है और पढ़ाई पर ध्यान देना कम कर देती है। इस तरह मोनिका 11वीं कक्षा में फेल हो जाती है और फिर रोते रोते घर आती है और अपनी माँ को बताती है, माँ, मैंने कॉमर्स ले ली लेकिन मैं फेल हो गई और मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। माँ, मैंने बच्चों की कंपार्टमेंट भी देखी है, लेकिन मैं तो पूरा ही फेल हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी माँ? बेटा, जितना पैसा मैं इकट्ठा करके तुम्हारी पढ़ाई पर लगा सकती थी उतना मैंने लगाया है, परंतु तुमने मेरा दिल दुखा दिया और तुम फेल हो गई। इतने सालों से मैं मेहनत करती आ रही हूँ कि मैं अपनी बेटी को अफसर बनाऊंगी या सीए बनाऊंगी, लेकिन तुमने तो मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं किया। मेरे लिए आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर लीजिए। माँ, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझसे पढ़ाई नहीं होगी और मैं कोई दूसरा कोर्स कर लेती हूँ। मैं भी अपने दोस्तों की तरह किसी पार्लर में काम करने लगूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और श्वेता भी अपनी बेटी मोनिका के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है और कुछ दिनों बाद श्वेता को एक अच्छा लड़का सुनील मिल जाता है, जो 12वीं तक पढ़ा होता है और अपनी खुद की साड़ी की दुकान चला रहा होता है। ऐसे ही एक दिन श्वेता लड़के और लड़के की माँ को अपने घर बुलाती है और इस तरह मोनिका और सुनील की शादी तय हो जाती है और कुछ दिनों बाद उनकी शादी की मुहूर्त निकलता है और तभी उसकी माँ उससे कहती है,
बेटी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं करवा सकी और ना ही अपने सपने पूरे कर पाए और सारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई पर लग गया। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस लाल मखमल साड़ी के। इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। अरे कोई बात नहीं माँ जी, आपने मोनिका को इतना पढ़ाया है, इतना ही काफी है और मुझे आपसे कोई भी दहेज नहीं चाहिए। आपने अपनी शादी की ये लाल मखमली साड़ी अभी तक संभाल कर रखी हुई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी माँ की साड़ी पहनूंगी। लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं इसे आने जाने के लिए रख लूंगी और बहुत ही संभाल कर रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इसी तरह कुछ दिनों बाद मोनिका और सुनील की शादी हो जाती है और मोनिका अपनी माँ की दी हुई लाल मखमली साड़ी अपने साथ ले जाती है। मोनिका अपने ससुराल पहुँच जाती है कि तभी उसकी सास उससे कहती है, ये साड़ी तेरी माँ ने दिखावे के लिए तुझे दे दी है, लेकिन तू अपने साथ कुछ नहीं लाई और ये पुरानी साड़ी और उठा लाई। इन सब से काम नहीं चलता। तेरी माँ को मैं एक दिन हिंदी में समझा कर आऊंगी। वो तो पूरा समाज वहाँ खड़ा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दहेज के बिना तो सारे काम अधूरे हैं। मोनिका अपनी सास की ये सारी बातें सुनकर बहुत उदास होती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और 1 महीना हो जाता है। सुनील अपने साड़ी के दुकान के बिजनेस में अचानक घाटा खाने लगता है और घर आकर अपनी पत्नी मोनिका के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तेरे तो कदम ही गंदे हैं, तेरे आते ही मेरा काम धंधा चलना बंद हो गया है। तेरी जैसी मनहूस औरत घर में आ जाए तो घर बर्बाद होकर रह जाए। तमीज से बात करो सुनील, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुम्हें कोई दिक्कत है या परेशानी है तो तुम मुझे बताओ, लेकिन ये अश्लील शब्द मुझसे दोबारा यूज मत करना। तुझसे तो बात करने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। चल जा यहाँ से, मेरा और दिमाग मत खराब कर, पागल औरत कहीं की। मोनिका अपने पति की बुरी बुरी बातें सुनकर मन ही मन बहुत उदास होती है और अपनी माँ के यहाँ जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। सब कुछ पता चलने के बाद श्वेता कहती है, बेटा, यही होती है शादी के बाद की जिंदगी, जिसके कारण मैं तुझे अच्छा पढ़ाना लिखाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं तू किन चक्कर में पड़ गई और तूने पढ़ना लिखना छोड़कर कॉमर्स ढंग से नहीं कर पाई और पहले ही फेल हो गई। छोड़ो, ये बातें पुरानी हैं, लेकिन तू अब इन सब चीजों की आदत डाल ले, क्योंकि यही शादीशुदा जिंदगी कहलाती है। इसमें तुझे कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे और बातें भी सहन करनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अगर समय से पढ़ लेती तो मैं आज अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती, लेकिन अपनी दोस्तों की बातों में आ जाने के बाद मैंने पढ़ाई से मुंह फेर लिया और हुआ क्या, मेरा ही घाटा हुआ ना। अपनी बेटी की ये सारी बातें सुनकर श्वेता अपनी बेटी की ये हालत देख नहीं पाती और मोनिका के ससुराल जाती है और सुनील को समझाती है, बेटा, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड और प्यार के साथ पाला है। तुम्हें अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए और जब तुम अपनी पत्नी की इज्जत करोगे तो तुम्हारा काम भी बहुत अच्छे से चलने लगेगा और फिर मोनिका भी पढ़ी लिखी हुई है, वो तुम्हारे काम में मदद करेगी। लेकिन इस तरह अगर तुम उसको बुरा भला बोलोगे तो उसका भी मूड खराब रहेगा और साथ में तुम्हारा भी। इसलिए शादी का रिश्ता एक वो रिश्ता है जिसे दोनों तरफ से निभाना होता है, वरना रिश्ता टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। और तुम जानते हो कि मोनिका बहुत समझदार लड़की है। जी हाँ, मैं जानता हूँ आपकी मोनिका कितनी समझदार है, हमेशा मेरा दिमाग ही खाती रहती है। लेकिन आपको लगता है कि मैं उसे ढंग से नहीं रखता, तो मैं उसे कल ही डाइवोर्स दे देता हूँ और फिर आप उसे उतने ही लाड प्यार के साथ पाल लेना। सुनील की ये सारी बातें सुनकर श्वेता का मन परेशान हो जाता है और वो अपनी बेटी के कमरे में जाकर बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे और उसके पति में भी बुद्धि आ जाए कि उसको कभी बुरा भला ना कहे। कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि रातों रात इन माँ बेटी की बुद्धि पलट जाए और मेरी बच्चे यहाँ पर खुशी खुशी सभी के साथ रहने लगे, जिससे मेरी भी चिंता कम हो जाएगी और मैं भी खुश रह सकूंगी। कुछ उपाय दे दो भगवान जी।
श्वेता अपनी बेटी के कमरे में बैठकर ये सब सोच रही होती है कि अलमारी में रखी श्वेता की पुरानी लाल मखमल की साड़ी के चारों ओर एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी को देखकर श्वेता चौंक जाती है। अरे, ये रोशनी कैसे निकल रही है? जैसे ही श्वेता साड़ी के नजदीक पहुंचती है तो देखती है कि साड़ी चमचमाती हुई सुर्ख लाल मखमल दिखती है और तभी साड़ी कहती है, तुम्हें याद है श्वेता, ये लाल मखमल साड़ी तुम्हें तुम्हारी माँ ने तुम्हारे शादी पर दी थी और ये साड़ी तुमने कभी अपने संदूक से बाहर नहीं निकाली, वरना तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी दिक्कतें परेशानियां आई मैं सब कुछ ठीक कर सकती थी। लेकिन अब जब तुमने मुझे बाहर निकाला तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी में जितनी भी मुश्किल है मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। क्या एक साड़ी मेरी बेटी की जिंदगी ठीक कर सकती है? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? क्योंकि मैंने पहली बार साड़ी को बोलते हुए देखा है। हाँ, तुम अपनी बेटी से कहो कि वो ये लाल मखमल साड़ी अपने हाथों में लेकर जो भी मांगेगी उसकी हर इच्छा मैं पूरी करूंगी। इस तरह उसकी जिंदगी भी अच्छे से चलने लगेगी और उसका पति भी उससे खुश रहेगा, साथ में उसकी खड़ूस सास भी। श्वेता साड़ी की बात सुनकर अपनी बेटी मोनिका को साड़ी हाथ में दे देती है और कहती है, ये लो, ये जादुई साड़ी है बेटा, तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी। अगर ऐसा होता है असलियत में तो मैं जरूर अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छी करना चाहूंगी। ये जादुई साड़ी मेरे पति का सारा बिजनेस अच्छे से चलने लगे ताकि वो मुझसे अच्छे से बात करे और हमेशा खुश रहे। मोनिका इतना कहती है और साड़ी के चारों ओर एक बहुत सुंदर रोशनी आती है और सुनील की दुकान में चली जाती है। और अगले दिन जब सुनील काम पर जाता है तो उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है और वो एक ही महीने में इतना कमाता है कि वो बहुत खुश हो जाता है। ये सब देख मोनिका भी बहुत खुश होती है और सुनील कहता है, अरे सुनती हो, पता नहीं रातों रात क्या जादू हो गया कि मेरा काम इतना अच्छे से चलने लगा कि मैं ढेर सारा पैसा कमा रहा हूँ। अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा मोनिका। अपने पति सुनील को इतना खुश देख मोनिका जादुई लाल मखमल साड़ी के बारे में बताती है। अच्छा, अगर सच में ऐसा है तो क्यों ना हम तुम्हारी माँ की दी हुई जादुई लाल मखमल साड़ी से ढेर सारा पैसा मांगे और अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, चलो चलो, हम जरूर जादुई लाल मखमल साड़ी से ढेर सारा पैसा मांगेंगे और वो हमारी इच्छा को पूरी करेगी, जिससे हम अपनी जिंदगी चैन से जीने लगेंगे। इस तरह मोनिका और सुनील दोनों ही जादुई लाल मखमल साड़ी को अपने हाथ में लेकर अपनी इच्छा उसे कहते हैं और वो जादुई साड़ी उनकी हर इच्छा पूरी करती है और धीरे धीरे इसी तरह दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। अपनी बेटी मोनिका का घर अच्छे से चलता देख श्वेता को भी मन में ठंडक पड़ जाती है और वो भी बिना किसी चिंता के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। और अब सुनील एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल देता है अपनी साड़ियों का और सुनील और मोनिका दोनों ही एक बड़े से घर में अपनी माँ के साथ रहने लगते हैं और इस तरह सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पूजा नाम की एक लड़की अपनी माँ संगीता और अपने पिता मनोज के साथ एक गोरखपुर गांव में छोटे से घर में रहती थी। पूजा के गांव में चारों तरफ बहुत हरियाली थी और खेतों में फसलें लहरा रही थी। गांव में जानवर, पशु पक्षी और गांव के सभी लोग आपस में बड़े ही प्रेम भाव से रह रहे थे। पूजा अभी 12 वर्ष की एक बहुत ही जिम्मेदार और बहादुर लड़की थी। पूजा ने कम उम्र में ही अपने घर की सभी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी और वो बहुत ही समझदार लड़की थी। पूजा के पिता मनोज अक्सर बीमार रहा करते थे और उनके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ पूजा की माँ संगीता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। झाड़ू पोछा करने से संगीता की जो भी कमाई होती थी उससे वो अपने घर का खर्चा और अपने पति की बीमारी का इलाज और उनकी दवाइयों का खर्चा चलाया करती थी।
संगीता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी पूजा का एडमिशन स्कूल में करा सके, इसलिए पूजा अपने घर के कामों में अपनी माँ की सहायता किया करती थी और अपने पिता का ध्यान रखा करती थी। पूजा के घर के हालात बहुत खराब थे। उसने बचपन से ही एक बार भी अपना बर्थडे नहीं बनाया था। उसको इस बात का बहुत दुख होता था, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन, माँ, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन आ रहा है। मैं इस बार अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ और अपने सभी दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तू बहुत समझदार है। हमारे घर के हालात तो तुझे पता ही है। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीद सके। तुम्हारे पिताजी के इलाज में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि हम अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाते हैं। इस बार भी अपना जन्मदिन मत मनाओ। अगर भगवान की कृपा रही तो हम तुम्हारा जन्मदिन अगले साल बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अपनी माँ की बातें सुनकर पूजा बहुत निराश हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। पूजा का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। एक दिन पूजा जंगल में घूम रही होती है। तभी पूजा को एक घायल खरगोश का बच्चा दिखाई देता है, जिसके पैर में से खून निकल रहा होता है और वो चल नहीं पाता। पूजा उस खरगोश के बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है और वो जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़ लेती है और उन जड़ी बूटियों को खरगोश के पैर पर लगा देती है। खरगोश का बच्चा उन जड़ी बूटियों से बिल्कुल ठीक हो जाता है और इधर उधर पूजा के चारों तरफ घूमने लगता है। पूजा को वो खरगोश का बच्चा बहुत पसंद आता है। पूजा उसे अपने घर में रखने का फैसला करती है। तभी उसे याद आता है कि वो खरगोश के बच्चे का पालन पोषण कैसे करे। पूजा बिना कुछ सोचे समझे उस खरगोश के बच्चे को घर ले आई, परंतु पूजा के पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। पूजा की माँ जब खरगोश के बच्चे को देखती है तो वो पूजा को डांटने लगती है और वो उसे जंगल में छोड़कर आने को कहती है। पूजा, तुम खरगोश के बच्चे को यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हें पता है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसका पालन पोषण कर सके। माँ, इस खरगोश के बच्चे के पैर में चोट लग गई थी और ये जंगल में बहुत परेशान था और तकलीफ में था, इसलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आई, नहीं तो इसे जंगली जानवर खा जाते। मुझे कुछ नहीं पता। तुम अभी जाकर इस खरगोश के बच्चे को जंगल में छोड़कर आओ, नहीं तो तुम भी इसके साथ जंगल में ही रह लेना और घर वापस मत आना। माँ की बात सुनकर पूजा बहुत निराश होती है और वो उदास मन से उस खरगोश के बच्चे को जंगल लेकर चली जाती है। शाम का समय होता है। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा होने लगता है। पूजा को जंगल में बहुत डर लगता है और वो खरगोश के बच्चे के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। जब अंधेरा होने पर संगीता को पूजा कहीं दिखाई नहीं देती तो वो उसे ढूंढने के लिए जंगल जाती है और जंगल में पूजा को ढूंढने लगती है कि तभी संगीता को एक रोने की आवाज आती है। वो रोने की आवाज सुनकर संगीता बहुत डर जाती है और तुरंत उसे आवाज लगाने लगती है। जब संगीता पूजा को रोते देखती है तो वो उसे गले लगा लेती है। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें इतना डांटा। अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगी। तुम घर चलो और हाँ, तुम इस खरगोश के बच्चे को भी साथ लेकर चल सकती हो। मैं तुम दोनों को घर जाकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना दूंगी। पूजा अपनी माँ के साथ उस खरगोश के बच्चे को लेकर घर आ जाती है और बहुत खुश होती है कि अब वो हमेशा उस खरगोश के बच्चे के साथ रहेगी। संगीता बहुत उदास होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उस खरगोश के बच्चे का खर्चा कैसे उठाएगी, परंतु फिर भी पूजा की खुशी के लिए वो खरगोश के बच्चे को अपना लेती है। पूजा सुबह उठ खरगोश के बच्चे के साथ गांव में घूमने के लिए निकल जाती है और उसका बहुत ध्यान रखती है। पूजा घर जाकर अपनी माँ का बनाया हुआ नाश्ता करती है और उसी में से थोड़ा सा वो खरगोश के बच्चे को भी खिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अगले दिन पूजा का बर्थडे होता है। पूजा अपना बर्थडे का सोचकर बहुत उदास हो जाती है कि इस साल भी उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। वो सारी बातें खरगोश के बच्चे से करती है और रोने लगती है। पूजा को रोता देख वो खरगोश का बच्चा एक परी के रूप में बदल जाता है। ज्योति,
तुम रो मत, तुम एक बहुत ही ईमानदार और दयालु लड़की हो। तुमने मुसीबत के समय मेरी सहायता की है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम मेरी परीक्षा में बिल्कुल खरी उतरी हो। मुझे पता है कि तुम किस लिए उदास हो। मैं तुम्हारे घर के हालात अच्छे से समझती हूँ कि किस तरह तुम्हारी माँ संगीता घर में 2 वक्त का खाना बनाती है। मैं तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन मनाने का एक उपाय बताती हूँ। क्योंकि तुम एक मेहनती लड़की हो तो तुम अपना जन्मदिन मनाने के लिए मेरे साथ परीलोक चल सकती हो। ये सुनकर पूजा बहुत खुश होती है और वो उसी के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए उसके साथ परीलोक जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी दिन रात के समय परी पूजा को बादलों में ले जाने के लिए आती है। फिर परी रात को पूजा को उठाती है। हैप्पी बर्थडे पूजा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और तुम अपने माता पिता की बहुत सेवा करो और अपने जीवन में बहुत तरक्की करो। मेरी सभी दुआएं तुम्हारे साथ है। धन्यवाद परी जी, आप बहुत अच्छी हैं जो आपने मुझे मेरे जन्मदिन की बधाइयाँ दी। यहाँ पहली बार किसी ने मुझे जन्मदिन की बधाई दी है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। पूजा जल्दी से उठ जाओ, हमें तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए परीलोक जाना है। परी अपने जादू से पूजा को एक सुंदर सी ड्रेस पहनने के लिए देती है जिसमें पूजा बहुत ही खूबसूरत लगती है। पूजा अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दोनों बादलों में जाने लगते हैं। बादलों में पहुंचकर पूजा देखती है कि बादलों में तो बहुत ही बड़े 2 सोने चांदी के केक हैं। पूजा बादलों में 2 सोने चांदी के केक देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद परी पूजा का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती है। सभी परियां पूजा को जन्मदिन की बधाइयाँ देती है और सभी लोग मिलकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खाते हैं और सभी परियां पूजा को गिफ्ट भी देती हैं। पूजा अपना जन्मदिन बहुत खुशी से मनाती है और सुबह होते ही परी पूजा को उसके घर पर छोड़ देती है। पूजा, अब मैं चलती हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें ये सोने चांदी का केक देना चाहती हूँ। इस जादुई सोने चांदी के केक की मदद से तुम कोई भी इच्छा पूरी करवा सकती हो, परंतु याद रहे तुम्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं मांगनी है जो किसी और को नुकसान पहुंचाए, नहीं तो ये सोने चांदी का केक गायब हो जाएगा। पूजा परी को धन्यवाद देती है और वो जादुई सोने चांदी का बर्थडे केक रख लेती है और इसके बाद पूजा की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और अब पूजा बहुत अमीर हो जाती है। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। अमीर होने के बाद भी पूजा अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करती और वो दूसरों की मदद करती है। इसके बाद से पूजा हर साल अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।